नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में एक हमारा पुराना टॉपिक जो बीच में छूट गया था उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है कार्नेटिक वार, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्धों का आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो आगे चलकर भारत की एक राजनीतिक शक्ति बन गई। और कर्नाटक के युद्धों ने ही अंग्रेजों की प्रतिद्वंदी कंपनी फ्रेंच कंपनी का कॉन्फिडेंस इतना गिरा दिया कि वो भारत में केवल व्यापार तक सीमित रह गई। तो ध्यान रखना, कार्नेटिक वार जो है वो भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। उन कर्नाटक युद्धों को अगर आप मेरे से एक कहानी की तरह समझोगे, एक कहानी की तरह सुनोगे, तो आपको ये पूरे युद्ध एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएंगे। ज़्यादातर बुक्स में और ज़्यादातर वीडियोस में इसको इस प्रकार से समझा रखा है कि वो काफ़ी जटिल है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि बहुत सरल तरीके से कार्नेटिक वार आपको समझाऊं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक पहला पॉइंट इसमें होगा कि यहां पर यह शब्द कर्नाटक क्यों आया और क्या कर्नाटक का संबंध आज के कर्नाटक से है। तो एक बिंदु तो हमारा होगा, सबसे पहला बिंदु जो होगा वो होगा कर्नाटक का। तो सबसे पहला ये कर्नाटक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कर्नाटक की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर थी और वहीं से ये वार शुरू क्यों हुआ। दूसरा, क्या कार्नेटिक वार एक प्रकार की एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा थी, क्या ये एक प्रकार की एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, तो उसके बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार, ये 3 कार्नेटिक वार हुए। तो इनकी टाइमिंग क्या थी, 1746 में पहला स्टार्ट होगा और लास्ट थर्ड जो एंड होगा वो 1763 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक युद्ध जो है वो बेसिकली 1746 से लेके 1763 तक चलते हैं, हालांकि बीच में इनमें कई जगह गैप आता है। उसके बाद हम बात करें तो जब कार्नेटिक वार हुए होंगे तो उसके अनुरूप यहां पर हर युद्ध के बाद में कोई ना कोई संधि जरूर हुई होगी। जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वार के बाद एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल की संधि, तो वो संधि क्या थी उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक्स ला सापेल की संधि। दूसरा कार्नेटिक वार जो होगा उसके बाद में एक संधि होगी जिसको हम कहेंगे पांडिचेरी की संधि। एक ट्रीटी का नाम होगा पांडिचेरी की संधि। और थर्ड जो ट्रीटी होगी, थर्ड ट्रीटी जो होगी उसको हम कहते हैं पेरिस की संधि। मतलब कर्नाटक वार हो रहे हैं भारत में और युद्ध किस से समाप्त हो रहे हैं, पेरिस की संधि से। तो एक होगा आपका पेरिस की संधि और पेरिस की संधि 1763 के अंदर। तो ये भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। फिर जो तीसरा कार्नेटिक वार है, उस कार्नेटिक वार को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। फिर हम एक चीज और देखेंगे कि जो कार्नेटिक वार हुए ये बेसिकली एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा थी। इसमें अंग्रेजों की ओर से किस व्यक्ति ने सबसे अहम रोल अदा किया, तो यहां पर एक नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को भारत में स्थापित कर दिया। यही वो रॉबर्ट क्लाइव होगा जो आगे चलकर बंगाल में प्लासी का युद्ध जीतने में अहम रोल अदा करेगा। यही वो रॉबर्ट क्लाइव है जो 1765 की इलाहाबाद की संधि करने के लिए लंदन से वापस आएगा। मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो रियल फाउंडर है वो रॉबर्ट क्लाइव है, जिसने कंपनी में शुरुआत एक क्लर्क से की, लेकिन उसने कर्नाटक युद्धों में पूरा पासा ही पलट के रख दिया। फिर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, फ्रेंच जब हम पढ़ेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो गवर्नर था, जिसने अंग्रेजों तक को ये सिखाया कि भारत में राज कैसे किया जा सकता है,
कैसे भारतीयों की फूट का फायदा उठाया जा सकता है, उस व्यक्ति का नाम था फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। तो एक इन युद्धों में एक आएगा डुप्ले। एक आप लोग ध्यान रखना इसके अंदर कि जो कार्नेटिक वार हुए हैं, उसके कार्नेटिक वार के कारण भारत में तो है ही है, जो भारत के कारण होंगे उसको हम कहेंगे घरेलू कारण। लेकिन इन युद्धों के आरंभ होने में यूरोप के कारण ज्यादा है, अर्थात 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर 17th एंड 18th, जब हम युद्ध की बात करें तब है 18वीं शताब्दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दुनिया में दो पावर थी, और वो दो पावर जो है उसमें से एक पावर थी ब्रिटेन और दूसरी थी फ्रांस। तो मैंने यहां पर जस्ट ये लिखा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया की सुपर पावर कौन थी? तो सुपर पावर जो है दो देश थे, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। और आज की तारीख में आपको पता है, जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन फ्रांस, आज की तारीख में अमेरिका सुपर पावर है। हो सकता है कि 2050 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर बने, एक भारत और दूसरा चाइना। समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब पासा पलट जाए। तो यहां पर हम इन कर्नाटक युद्धों को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रस्तुतिकरण जो होगा वो बेसिकली आपका एक कहानी की तरह होगा, एक स्टोरी की तरह होगा, कि मैं आपको बेहद रोचक तरीके से चीजों को समझाऊं। लेकिन मेरा जो बोर्ड पर जो चीजें होगी वो आपको यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट टारगेटेड प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो ये बिंदु भी आपको यहां पर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बाद में जो है, इसके बाद का पॉइंट जो होगा, तो हम इन चीजों को कार्नेटिक वार्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आपको, यहां मैंने लिखा है कर्नाटक। तो सबसे पहले मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताऊं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं, तो आज की तारीख में हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, आज की तारीख में जिस कर्नाटक की बात करते हैं वो कर्नाटक बेसिकली यहां पर है। आज की तारीख में ये कर्नाटक यहां पर है। ये कर्नाटक कौन सा हुआ? तो 1950 के बाद जो हमारा कर्नाटक है वो यहां पर है। लेकिन जिस कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं वो कर्नाटक कहां था, उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो आप देखना कि जिस कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली वो जो है वो कर्नाटक कहां पर था? तो वो कर्नाटक कोरोमंडल कोस्ट पे था, और लगभग इसका एरिया यहां तक था। मतलब आज का आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और पूरा तमिलनाडु का कोस्ट जो है, ये मिलकर के एक स्टेट बनता था जिसको हम कर्नाटक कहते हैं। हालांकि शुरुआत में ये एरिया इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में काफी बड़ा हुआ। और इसी में यहां पर जैसे आपको पता है आ जाएगा मद्रास, तो यहां पर ही आ जाएगा पुदुचेरी, और ये जो पार्ट है आपका ये हो गया कर्नाटक। मतलब जिस 18वीं शताब्दी की, जिस 18th सेंचुरी के कर्नाटक की बात कर रहा हूं, वो कर्नाटक भारत के पश्चिमी भाग में नहीं था, वो आज पश्चिम में है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ये कर्नाटक किस भाग में था? पूर्वी भाग में था। अच्छा, कर्नाटक ही इसका केंद्र क्यों बनता है? तो उसका रीजन है कि मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, EIC का, और पुदुचेरी के अंदर किसका हेडक्वार्टर था? तो उत्तर होगा पुदुचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। मतलब कि जो दो ताकतवर यूरोपियन कंपनियां भारत में थी, उनके हेडक्वार्टर बेसिकली कार्नेटिक कोस्ट पर थे। उसमें से एक का नाम है मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी और पुदुचेरी का फ्रेंच। अब बात करें यहां पर इस कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो कर्नाटक की उस समय जो राजधानी थी वो कैपिटल इसकी थी अर्काट।
कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर होगा अर्काट। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने कि 18वीं शताब्दी में जिस कर्नाटक की हम बात करने जा रहे हैं उसका लोकेशन कहा था, तो उसका लोकेशन यहां पर होगा। ये मैंने मैप कहां से लिया है? तो BL ग्रोवर, जो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, वो होगा। एक चीज और शायद आपके दिमाग में आए कि सर ये कर्नाटक कब से आया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको पता होगा कि ये भारत में मुगल एम्पायर था, भारत में मुगल साम्राज्य था, और भारत में जो मुगल साम्राज्य था उस मुगल साम्राज्य का यहां पर जो प्रोविंस था, उस प्रोविंस को, मतलब ये पूरा मुगल एम्पायर हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, और उस मुगल साम्राज्य का यहां पे जो प्रोविंस था उस प्रोविंस का नाम था दक्कन प्रांत। उसका नाम क्या था? दक्कन। और जो दक्कन का गवर्नर बनकर आता था उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज और था, और वो एक्स्ट्रा चार्ज था बेसिकली कर्नाटक का। तो यहां पर ये कर्नाटक था। अब आपसे पूछे कि मध्यकाल में, मिडाइवल एज में कर्नाटक क्या था, तो मध्यकाल में कर्नाटक मुगलों का एक सूबा था। और जब औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ और दक्षिण भारत में दक्कन के स्थान पर जब हैदराबाद राज्य बन गया, तो कर्नाटक ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और कर्नाटक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और इसकी स्थापना करने वाला था सदाअत उल्ला खां। मतलब जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं वो एक जमाने में किस साम्राज्य का पार्ट था? तो उत्तर होगा मुगल साम्राज्य का। और जब मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो मुगलों से ही अलग होकर दक्षिण भारत में एक नया स्टेट, स्वतंत्र स्टेट बनता है जिसे हम कर्नाटक कहते हैं। उस कर्नाटक को मुगलों से अलग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो नाम होगा सदाअत उल्ला खान। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखोगे। और इससे पहले आप इसको देख भी सकते हो, जब मैंने 18वीं सदी के राज्य पढ़ाए थे तो वहां पर केवल यहां तक चर्चा की थी कि मुगलों से स्वतंत्र होकर एक प्रांत बना जिसका नाम था कर्नाटक, और उस कर्नाटक का नवाब, पहला नवाब बना सदाअत उल्ला खान। एक था सादत खान, वो अवध का बनेगा, ध्यान रखना। यहां पर होगा सदाअत उल्ला खान। कई जगह सादत उल्ला खान भी आता है, लेकिन सही नाम जो है सदाअत उल्ला खान है। तो ये मैंने सबसे पहले लोकेशन आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपसे पूछे, हम आगे बढ़े थोड़ा सा, और सबसे पहले आपसे पूछे, एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछे कि कर्नाटक युद्ध से आप क्या समझते हैं? कर्नाटक वार से आप क्या समझते हैं? तो पहला उत्तर होगा ये एक प्रकार की एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा थी। एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि कर्नाटक दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, मतलब एक प्रकार का देश था। उस समय यहां पर दो कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, और वो दोनों कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई हैं। उसमें से एक कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और EIC भारत में व्यापार करने आई थी 1600 में। लगभग उसको 146 साल भारत में आए हुए हो गए हैं, इसलिए वो भारत के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। लेकिन एक फ्रेंच कंपनी भी भारत में आ चुकी है, और फ्रेंच कंपनी इंडिया में कब आई? तो ध्यान रखना, फ्रेंच कंपनी 1664 के अंदर 1664 में भारत में आती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी भारत में आई हुई दो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं। दो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में आई हुई हैं। लेकिन इनकी जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इन्हें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इनकी महत्वाकांक्षाओं को जगा देगी। इस क्रम में
अगर मैं ये कहूं कि एंग्लो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी में से सबसे पहले किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी कि हमें भारत में पॉलिटिकल पावर बनना चाहिए, तो ये जागी सबसे पहले किसकी? फ्रेंच की। और फ्रेंच में ये महत्वाकांक्षा जगाने वाला कौन था? तो यहां पर फिर एक उत्तर आएगा, ये महत्वाकांक्षा जगाने वाला था उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो गवर्नर था उसका नाम डुप्ले था, और फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर जो था वो इंडिया में पुदुचेरी था। तो सबसे पहले भी स्टार्ट किया नहीं मैंने युद्ध, मैं ये बता रहा हूं कि आपसे पूछे कि कर्नाटक युद्ध क्या है, तो कर्नाटक युद्ध बेसिकली एक प्रकार की एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा है जो बेसिकली दो कंपनियों के मध्य हुई। ये दोनों कंपनियां यूरोप से संबंधित थी, जिसमें से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों में अंतर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली प्राइवेट कंपनी है, जबकि फ्रेंच कंपनी जो है वो एक सरकारी कंपनी है। वो कैसी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। ये दोनों में एक संगठन के स्तर पे अंतर है, ये अंतर भी प्रभावित करेगा। अब हम यहां तक मैंने समझाने का आपको प्रयास किया कि किस प्रकार से ये हुआ। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जिस समय ये कर्नाटक युद्ध 1746 के आसपास शुरू होंगे, उस समय पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां हैं, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। और जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में किसी बात को लेकर आपस में संघर्ष होता था, तो जहां जहां पर उनकी कंपनियां थी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, उनके मध्य भी संघर्ष शुरू हो जाता था। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। अब हम आए सबसे पहले, और पहला पॉइंट जो होगा हमारा, पहला पॉइंट वो हम लिखें सबसे पहले, और मैंने यहां पर लिखा प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कार्नेटिक वार। प्रथम कर्नाटक युद्ध या फर्स्ट कार्नेटिक वार। अब जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ है, सबसे पहले ये कब हुआ? तो ध्यान रखना, ये 1746 से 1748 के मध्य हुआ। 1746 से 1748 के मध्य हुआ। आपसे पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो प्रथम कारण जो बनेगा इसका, पहला कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम कारण क्या होगा? तो ध्यान रखना, इस समय जैसे भारत में युद्ध शुरू होता है, उसका कारण भारत में नहीं था, बल्कि वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि यूरोप में तैयार हो रही थी। और कारण क्या होगा? इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य, ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य जब युद्ध शुरू हुआ, तब भारत में भी इन दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। तो ध्यान रखना, यहां पर जो फर्स्ट कार्नेटिक वार है, उस फर्स्ट कार्नेटिक वार का जो कारण है, वो कारण कहां से स्टार्ट हो रहा है कि यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष इतना बड़ा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनियों के मध्य भी युद्ध शुरू हो गया। और इस कारण इसे कर्नाटक युद्ध तो कहते हैं, परंतु इसका कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ था। तो ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। अब उसके बाद में वास्तु कारण तो ये होगा, अब तात्कालिक कारण भी कोई ना कोई बनता है। तो एक यहां पर होगा तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण भारत में ये युद्ध शुरू हो जाएगा। तो भारत में युद्ध क्यों शुरू होगा? तो आप देखिए, उस समय तक दोनों कंपनियों के पास में अपनी अपनी नेवी और फोर्स थी। अब गलती कहां से होती है कि EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज,
और एक अंग्रेज कमांडर था बारनोट। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है बारनोटी, तो आप यहां पर बारनोट सब लिख लीजिए, बारनोट। एक अंग्रेज कमांडर था बारनोट, और इस बारनोट ने क्या किया कि बेसिकली 2 फ्रेंच जो जहाज थे, 2 फ्रेंच जहाज या 2 फ्रांसीसी जलपोत कह सकते हो, जलपोतों को इसने 2 फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है? तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर था जिसका नाम था बारनोट। कुछ बुक्स में बारनोटे लिखा हुआ है। इस बारनोटे ने 2 फ्रेंच जलपोतों को पकड़ लिया। मतलब भारत में देखो, वहां पर तो यूरोप में तो हो ही रहा है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को। आपसे पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या होगा, तो यह होगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। भारत में इसका तात्कालिक कारण क्या बनेगा, तो होगा एक अंग्रेज कमांडर बारनोट ने जब 2 फ्रेंच जलपोतों को पकड़ लिया, तो इसी के साथ भारत में भी कार्निटिक वार शुरू हुआ। और ये वार कब शुरू होगा, तो बेसिकली 1746 से लेकर 1748, 1746 से लेकर 1748। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। भारत में कारण बारनोट द्वारा 2 फ्रेंच जलपोतों को पकड़ना। अब आप आगे देखिए, मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी शासक होगा, उस शासक के पास में ये अपनी बात रखेंगे। और उस समय यहां पर ये जो कर्नाटक है, जिसको हम कार्निटिक कह रहे हैं, ये हो गया कर्नाटक। और उस समय कर्नाटक का नवाब जो था, कर्नाटक के नवाब का नाम था अनवरुद्दीन। उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। और यहां पर जो संघर्ष है, देखो यहीं पर मद्रास है और यहीं पर पुदुचेरी है। मतलब ये दोनों कर्नाटक की कोस्ट पर ही है। और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुदुचेरी में है यहां पर फ्रेंच कंपनी। तो जाहिर सी बात है कि जब पुदुचेरी मतलब फ्रेंच कंपनी के 2 जलपोत पकड़े जाएंगे, तो फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर होगा, तो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर है डुप्ले। और डुप्ले जो है वो अनवरुद्दीन के पास जाएगा। डुप्ले किसके पास जाएगा? अनवरुद्दीन के पास, कि साहब आप हमारी मदद कीजिए। अगर आपने हमारी मदद की तो हम अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अंग्रेज जिंदगी में याद रखेंगे। और यहां तक यह भी हो सकता है कि हम आपको मद्रास जीतकर आपको दे दें। यह बात कौन करता है? फ्रेंच कंपनी का गवर्नर डुप्ले करता है। किससे? कर्नाटक के नवाब से। देखो कर्नाटक कौन सा? वही जिसकी स्थापना सदात उल्ला खान ने की है, उसका एक उत्तराधिकारी है अनवरुद्दीन। 1746 में जब कार्निटिक वार शुरू हो रहा है, उस समय कर्नाटक का नवाब कौन है? तो उत्तर होगा अनवरुद्दीन। तो डुप्ले जो है वो बेसिकली अनवरुद्दीन के पास जाएगा और अनवरुद्दीन से उसने कहा कि नवाब आप हमारी मदद कीजिए, और अगर हम ताकत में आए तो हम इन अंग्रेजों को हराकर मद्रास आपको दे देंगे। कई बार क्या होता है कि समय का फेर होता है। डुप्ले बहुत तेज तर्रार था, लेकिन नवाब ने उसकी बात सुनी नहीं, वापस आ गया। जब नवाब की सहायता उसको नहीं मिली, तो आप लोग ध्यान रखना, यहां ये भारत और भारत के दक्षिण में यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, काफी नीचे, भारत के नीचे काफी नीचे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसको हम कहते हैं मॉरिशस। कौन सा देश? मॉरिशस। और मॉरिशस भी किसके पास में था? तो मॉरिशस भी फ्रेंच के पास में था। मॉरिशस भी फ्रेंच के पास में था। तो यहां पर पुदुचेरी में भी फ्रेंच और मॉरिशस के अंदर भी फ्रेंच। तो डुप्ले ने अपने समकक्ष
मॉरिशस के गवर्नर, जो फ्रेंच गवर्नर था मॉरिशस के अंदर, उसको कहा कि प्लीज मदद करने के लिए आइए। अब आपको कहोगे सर वहां कौन था? तो मॉरिशस से 3000 सैनिक लेकर एक व्यक्ति रवाना होता है जिसका नाम था ला बुर्डानी। ला बुर्डानी जो है ये बेसिकली रवाना होता है कहां से? मॉरिशस से, और 3000 सेना लेकर आता है। ये क्या करता है? यहां से आके और सीधा मद्रास को घेरता है। ला बुर्डानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर मद्रास को चारों ओर से घेर लिया, जल साइड से भी और थल साइड से भी। जब चारों ओर से घेर लिया तो उसने अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और ध्यान रखना, बुक्स में लिखा हुआ है कि वह कहता है कि मैं आपका मद्रास आपको वापस दे दूंगा, लेकिन मुझे फिरौती चाहिए। मतलब वो एक रकम मांगता है और वो 40,000 पाउंड मांगता है। 40,000 पाउंड मांगता है। किससे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? मद्रास को छुड़वाने के लिए 40,000 पाउंड EIC जो है वो दे देती है फ्रेंच को। और फ्रेंच में किसको देती है? ला बुर्डाने को। ला बुर्डाने क्या करता है? अपनी जेब में 40,000 पाउंड डाले और वापस रवाना हो जाता है। इसके बदले ला बुर्डाने ये कहता है कि अगर मुझे 40,000 पाउंड दे दोगे तो मैं मद्रास छोड़ दूंगा और आपका मद्रास आपके पास में होगा। अंग्रेज सोचते हैं कि चलो यार मद्रास अपने पास में आ जाएगा। उस समय तक अंग्रेज एक पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन जिस समय ला बुर्डाने ये सौदा कर रहा था अंग्रेजों से, उस समय ला बुर्डाने का इस समकक्षी फ्रेंच गवर्नर जो भारत में था, ये कहां से आया है? मॉरिशस से। उस समय भारत में फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले। तो डुप्ले इस बात से सहमत नहीं था कि आप मद्रास इनको वापस दो। अब होता क्या है कि ला बुर्डाने को बुलाया था डुप्ले ने, लेकिन ला बुर्डाने ने अंग्रेजी सेना को परास्त करके उसे 40,000 पाउंड लेके और उनको मद्रास वापस सौंप दिया और वो चला गया। पीछे से डुप्ले संतुष्ट नहीं था। डुप्ले ने क्या किया कि ला बुर्डाने के जाने के तुरंत बाद उसने मद्रास पे फिर हमला किया, और जो मद्रास अंग्रेजों का था, डुप्ले ने वापस मद्रास पे कब्जा कर लिया। मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब मद्रास पे कब्जा कर लिया तो अंग्रेज ये कहेंगे कि यार हमारे तो 40,000 पाउंड भी गए और हमारा मद्रास भी गया। इस बात को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बेसिकली किसके पास जाएगी? तो वो जाएगी शासक के पास। और उस समय शासक कौन है? तो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। उस अनवरुद्दीन के पास में गई। अनवरुद्दीन ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। देखो आप, जब डुप्ले गया तब अनवरुद्दीन ने मदद नहीं की, और जब अंग्रेज गए तो अनवरुद्दीन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है अंग्रेजों ने डुप्ले के खिलाफ अनवरुद्दीन को भड़काया हो, लेकिन जो भी हो यह जस्टिफाइड नहीं था। अगर पहली बार में डुप्ले के कहने पर अनवरुद्दीन ये मदद कर देता तो शायद नौबत ही नहीं आती। लेकिन अनवरुद्दीन ने डुप्ले की तो मदद नहीं की थी, और मदद किसकी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इनको हम देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर अनवरुद्दीन भी डुप्ले से कहीं ना कहीं खफा था। और जब डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर रखा था, तो आपको पता है जब डुप्ले पहली बार गया था तो उसने कहा था, डुप्ले ने अनवरुद्दीन को, कि हम आपको मद्रास आपको दे देंगे, लेकिन आपको तो तब देंगे ना जब आप इसकी मदद करोगे। अनवरुद्दीन इस में था कि यार उन्होंने कब्जा तो कर लिया, मुझे नहीं दिया। कुल मिलाकर के यहां पर एक ट्रायंगल बना, और वो ट्रायंगल क्या बना? वो ट्रायंगल बना, एक तरफ है अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ है फ्रेंच, और एक आ गया अनवरुद्दीन। अब ये दोनों मिल गए, कौन? अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी।
और इस साइड में पड़ गए फ्रेंच। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक इंपॉर्टेंट वार होता है जिसे इतिहास में सेंट टॉमे की लड़ाई कहते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है जिसका नाम है सेंट टॉमे की लड़ाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि सेंट टॉमे की लड़ाई किस युद्ध का पार्ट मानी जाती है। तो उत्तर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का। सेंट टॉमे की लड़ाई कब हुई? तो 1748 में। सेंट टॉमे की लड़ाई क्यों हुई? तो वही मद्रास वाला पूरा मैटर आएगा। किसके मध्य हुई? तो ध्यान रखना, ये हुई है कर्नाटक वर्सेस फ्रेंच कंपनी के मध्य। कर्नाटक वर्सेस फ्रेंच कंपनी के मध्य यह लड़ाई हुई थी। फिर आपके पास होगा सर, जिस समय लड़ाई हुई उस समय कर्नाटक का नवाब कौन है? तो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। फ्रेंच कंपनी का गवर्नर कौन है? तो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर उस समय है कौन? डुप्ले। ध्यान रखना, कभी भी मुख्य व्यक्ति लड़ने नहीं जाता है। ये उस समय लड़ाई लड़ने नहीं गए, ये तो कर्नाटक की तरफ से मेन ये है, और फ्रेंच कंपनी का भारत में उस समय गवर्नर है डुप्ले। अब क्या होता है कि कर्नाटक जो है, मतलब कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन जो है, वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसको भेजता है? तो वो भेजता है अपने एक कमांडर महफूज खां को। सेंट टॉमे की लड़ाई में कर्नाटक की तरफ से कौन गया था? तो महफूज का। और फिर आपका होगा कि फ्रेंच कंपनी की तरफ से यहां पर कमांडर कौन था? तो यहां पर कमांडर था पैराडाइज। कमांडर कौन था? पैराडाइज। और आप देखिए महफूज खां के पास कितनी सेना थी? तो 10,000 सैनिक लगभग थे महफूज खां के पास। 10,000 सोल्जर्स थे महफूज खां के पास, 10,000 सैनिक थे। सर फ्रेंच कंपनी के पास कितने थे? तो देखो फ्रेंच कंपनी के पास 230 प्लस 700 मान लीजिए आप, मतलब लगभग 1,000 के आसपास। 230 तो है उसके पास फ्रेंच सैनिक, 230 तो है फ्रेंच सैनिक, और 700 सैनिक है भारत के। मतलब फ्रेंच कंपनी ने भारत में जो सेना बनाई वो भारतीयों से मिला के बनाई थी। इसलिए ये आइडिया भारत में सबसे पहले प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति डुप्ले था, जिसने ये कहा कि भारतीयों को अगर अच्छा पैसा दिया जाए तो आप वफादारी का कोई भी काम करा सकते हो, और भारतीय सैनिक जिसके साथ होते थे उसके साथ वफादारी पूरी निभाते थे। अब आप देखिए यहां पर पैराडाइज के नेतृत्व में जो सेना है उसके पास टोटल सैनिक है 930, और महफूज खां जो कर्नाटक की तरफ से है उसके पास सैनिक है 10,000। कुल मिला के मैं कह सकता हूं 10,000 वर्सेज 930 सैनिकों की लड़ाई थी। ये भारत में, आप ये मान लीजिए, ये भारत में किसी विदेशी कंपनी की किसी भारतीय शासक के साथ पहली लड़ाई थी। और अचंबा तो तब हुआ जब इन 930 लोगों ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक थे, इनको मैदान से भागने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब सेंट टॉमे की लड़ाई किसने जीती? सेंट टॉमे की लड़ाई फ्रेंच ने जीती। फ्रेंच कंपनी जो है वो बेसिकली सेंट टॉमे की लड़ाई जीत जाती है। और सेंट टॉमे की लड़ाई जीतते ही भारत में किस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? तो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था डुप्ले। और इस जीत के साथ न केवल झटका अनवरुद्दीन को लगेगा, बल्कि अनवरुद्दीन का साथ देने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको वॉच कर रही है, उनको भी झटका लगा कि और हो यार, हरा दिया इन्होंने तो। मतलब आप देखिए ये मैनेजमेंट का कमाल था कि फ्रेंच कंपनी के पास भारतीयों से ही बनी हुई
130 सैनिकों की एक कमांड ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया। कहते हैं कि इसमें फ्रेंच कंपनी के तोपखाने की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसने सेंट टोमे की लड़ाई में कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को पूरी तरह से परास्त किया। और इसी के साथ भारतीय राजनीति के अंदर डुप्ले का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि डुप्ले जिस कंपनी का गवर्नर है वो फ्रेंच कंपनी है, और फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी है, मतलब वो फ्रांस से नियंत्रित हो रही है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। इसलिए जैसे डुप्ले का यहां से ट्रांसफर होगा, फ्रेंच के ख्वाब भी खत्म होंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे होगा। कुल मिला के मैं कहूं कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था उसकी एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है सेंट टोमे की लड़ाई। ये पहला ऐसा युद्ध था भारत में जिसमें किसी यूरोपियन कंपनी ने किसी भारतीय राज्य को परास्त किया, वो भी 1,000 सैनिकों ने 10,000 सेना की फौज को परास्त कर देते हैं। और कारण क्या था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आपका होगा कि सर क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट टोमे की लड़ाई के साथ समाप्त होता है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट कार्नेटिक वार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू हुआ था। किससे? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू हुआ था। और जैसे ही 1748 में वहां पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा सुलझा लिया गया, तो उसी के साथ भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो आप देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है, यह शुरू भी किसके कारण हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण। इसलिए समाप्त भी किस कारण से होगा? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के साथ ही। तो यहां पर होगा 1748 में समाप्त हुआ। किस संधि के साथ? तो होगा एक्स ला सापेल की संधि के साथ। यह संधि किसके साथ हुई? तो यह संधि तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई है, यूरोप के अंदर। जब वहां उनके बीच संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस संधि में हुआ क्या? इस संधि में कहते हैं अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने, जहां फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया, तो वहीं अंग्रेजों ने फ्रांस को लुईवर्ग सिटी लौटा दिया। लुईवर्ग कहां पर था? अमेरिका में। तो यह भी एक अचंभा करने वाला बिंदु है। लड़ यहां रहे हैं, सौदा यूरोप में हो रहा है और लौटा रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो आप देखिए, एक तरफ अंग्रेजों ने फ्रेंच को अमेरिका में लुईवर्ग सिटी लौटा दिया, तो बदले में फ्रेंच ने भारत में अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया। इसी के साथ 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वार समाप्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें तो एक बिंदु तो यहां पर निकल के आएगा, और वो क्या? एक तस्वीर आ रही है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार में एक व्यक्ति बहुत चमकता हुआ बाहर निकला, उसका नाम था डुप्ले। और डुप्ले को भारत के इतिहास में याद किया जाता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डुप्ले पर एक पूरी क्लास लूंगा और आपको डुप्ले के बारे में पूरा समझाऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, भारतीयों से सेना कैसे बनती है, कैसे बंगाली पंजाबी को मिलाकर सेना बनाई जा सकती है, भारत में कॉन्सेप्ट देने वाला पहला व्यक्ति डुप्ले था। किस प्रकार भारतीयों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया जा सकता है, यह समझने वाला व्यक्ति भी भारत में पहला डुप्ले था। डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर था, इसकी बातों को एडॉप्ट किसने कर लिया? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों में कौन करेगा? तो रॉबर्ट क्लाइव। और वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर देगा। सर ये क्यों नहीं कर पाया?
ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि डुप्ले तो एक सरकारी कंपनी का गवर्नर था। जब इसका ट्रांसफर होकर वापस को बुला लिया जाएगा तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड जो है, अब दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होगा, सेकंड कार्नेटिक वॉर। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको हम कहते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर, दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकंड कार्नेटिक वॉर, कब से कब तक हुआ? तो ये 1749 से 1754, मतलब बीच में एक साल का गैप है, बीच में एक साल का गैप है। ये 1749 से 1754, सेकंड कार्नेटिक वॉर। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर जो था ना, उसके कारण बेसिकली भारत में ही छुपे हुए थे। जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था, पहले कार्नेटिक युद्ध का कारण तो कहां से है? पहले कार्नेटिक वॉर का कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार है, लेकिन जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है उसके कारण भारत में ही छुपे हुए हैं और वो भारत के उत्तराधिकार को लेकर है। अब भारत में किसमें? तो आप लोग ध्यान रखना, उस समय का जो तत्कालीन भारत था, तत्कालीन जो भारत था, उस तत्कालीन भारत में, दक्षिण भारत में दो इंपॉर्टेंट रियासती स्टेट थे दक्षिण भारत में। उसमें से एक स्टेट का नाम था हैदराबाद, एक का नाम था हैदराबाद और दूसरे का नाम था कर्नाटक। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हैदराबाद जहां पर है या था, वहां पर पहले दक्कन प्रांत था जो मुगलों का था, और कर्नाटक भी मुगलों का था। और दक्षिण भारत में यहां पर इस समय जो शक्ति बन रही है वो बेसिकली मराठे थे। तो मराठे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हैदराबाद से भी लड़ रहे थे और कर्नाटक से भी लड़ेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा, मेरा वीडियो अब देखना, वहां मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, इसकी स्थापना की थी चिनकलिज खान ने। चिनकलिज खान को ही किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं निजाम उल मुल्क आसफ जहां से, निजाम उल मुल्क। अब आप लोग ध्यान रखना कि जो निजामुल मुल्क था, 1748 के आसपास इसका निधन हो जाता है, मतलब निजामुल मुल्क मर जाता है। अब निजामुल मुल्क जब मर जाता है, इस ध्यान रखना, हैदराबाद स्टेट को एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? निजाम उल मुल्क, जिसका रियल नेम क्या था? चिनकलिज खान। ये जो चिनकलिज खान होता है, ये इसके मरने के बाद, और उत्तराधिकार का संघर्ष तो हुआ ही है, तो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ वो बेसिकली इसकी मौत के बाद जो संघर्ष हुआ वो इसके बेटे और इसके पोते के बीच में हुआ, बेटे और पोते के बीच में हुआ। बेटा जो था वो बेसिकली था नासिर जंग, बेटे का नाम क्या था? नासिर जंग, जबकि पोते का नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में आप लोग ध्यान रखना, कर्नाटक का नवाब, मैंने पहले बता दिया आपको, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, लेकिन जब अनवरुद्दीन बना था तब से ही उसका एक पारिवारिक सदस्य जिसका नाम था चंदा साहब, वो लगातार दावा कर रहा था। ये बात अलग है कि चंदा साहब को मराठों ने बंदी बना लिया था, इसलिए चंदा साहब मराठों के पास में था, इसलिए पीछे से कौन बन गया? अनवरुद्दीन। अब 1748 के बाद में क्या होता है? चंदा साहब को मराठे रिहा कर देते हैं। जब मराठे रिहा कर देते हैं तो यहां पर एक संघर्ष हो जाता है अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहब के बीच में। अब आप लोग ध्यान रखना कि इस समय दो कंपनियों में जबरदस्त प्रतिद्वंदिता चल रही है, और ये एक संयोग मानिए, ये कुछ भी मानिए, कि जहां पर ये संघर्ष हो रहा है उसी के आसपास भारत के दो स्टेट में जबरदस्त उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है, वो है हैदराबाद और कर्नाटक। और यहां पर दो कंपनियां सक्रिय हैं। वो दो कंपनियां सक्रिय, उसमें एक हो गया मद्रास में EIC और पुदुचेरी में आपका फ्रेंच कंपनी।
तो आप देखिए, फ्रेंच कंपनी का गवर्नर कौन था? डुप्ले। तो डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले जो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था, उसने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया। डुप्ले ने किसको सपोर्ट किया? मुजफ्फर जंग को। और डुप्ले ने कर्नाटक में सपोर्ट कर दिया चंदा साहब को। आप कहोगे सर चंदा साहब को सपोर्ट क्या किया? तो थोड़ा सा दिमाग को बैलेंस रखना। मैंने आपको पहले समझाया था कि चंदा साहब डुप्ले जब अनरुद्दीन के पास मदद लेने के लिए जाता है तो अनरुद्दीन मदद नहीं करता है, बल्कि अनरुद्दीन मदद करता है अंग्रेजों की। तब एक युद्ध होता है सेंट टॉमे की लड़ाई। तो सेंट टॉमे की लड़ाई में तो अनरुद्दीन और डुप्ले आमने सामने थे। इसका मतलब अनरुद्दीन का समर्थन डुप्ले कभी नहीं करेगा। तो डुप्ले ने सपोर्ट किसका कर दिया कर्नाटक में? चंदा साहब का। आप देखिए, मुजफ्फर जंग मतलब एम, चंदा साहब मतलब सी, और डुप्ले मतलब डी। तो आप लिख लो MCD। ये एक गठबंधन है। कौन? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले। मतलब डुप्ले जो है वो हैदराबाद में करेगा मुजफ्फर जंग का सपोर्ट, और कर्नाटक में करेगा वो चंदा साहब का सपोर्ट। यहां ये ध्यान रखना। और जब डुप्ले ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेज कंपनी जो होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी, वो सपोर्ट किसको करेगी? तो EIC ने सपोर्ट किया किसका? तो EIC ने सपोर्ट किया हैदराबाद में नासिर जंग का, और यहां पर अनरुद्दीन का। यह बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। देखो, किसका कर्नाटक, किसका हैदराबाद लड़ कोई रहा है। यही सबसे रोचक कहानी है भारत में, कि भारत में जो भारतीय आपस में लड़े, उस लड़ाई का फायदा अंग्रेज उठाएंगे। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही ये उत्तराधिकार का संघर्ष चलेगा, तो यहां पर 1749 के अंदर, 1749 के अंदर एक युद्ध हुआ। जैसे ही 1749 में, 1749 में युद्ध हुआ, जिससे अंबर का युद्ध कहते हैं, या कई जगह लिखा अंबुर का युद्ध। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ फ्रेंच वर्सेस अनरुद्दीन के बीच में। आप ये समझ लीजिए कि दूसरा वार है ये। पहला सेंट टॉमे, दूसरा अंबर का युद्ध या अंबुर का युद्ध। यहां पर भी फ्रेंच कंपनी ने बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी, और इस युद्ध में अनरुद्दीन मारा गया। इस युद्ध में अनरुद्दीन मारा गया, और अनरुद्दीन मारा गया, इसका मतलब होगा कि फ्रेंच ने मारा। तो फ्रेंच ताकतवर बन के उभरेंगे, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक का नवाब किसकी पसंद का होगा? तो कर्नाटक का नवाब जो होगा वो फ्रेंच की पसंद का होगा। और फ्रेंच ने 1749 में किसको बना दिया? चंदा साहब को। चंदा साहब को। अब अनरुद्दीन का भी तो कोई बेटा होगा। तो अनरुद्दीन का जो बेटा था, अनरुद्दीन का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद अली। अनरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली। और ध्यान रखना, उस जमाने में क्या होता था कि अगर बाप मर गया तो बेटे को भी मारा जाता था, ताकि किसी प्रकार का उत्तराधिकार को आगे लेकर कोई मुद्दा ही नहीं उठे कि इसको भी साथ में सल्टा दो। तो यहां पर मोहम्मद अली जो है वो अपनी जान बचाकर दक्षिण भारत में भाग जाएगा। और एक दक्षिण भारत में किला था जिसका नाम था तृष्णापल्ली। मोहम्मद अली अपनी जान बचाकर कहां भाग गया? तृष्णापल्ली के अंदर। तृष्णापल्ली के अंदर भाग जाता है। तो कुल मिला के आप देखो कि किसका सितारा काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंच का सितारा काम कर रहा है। और फ्रेंच का गवर्नर कौन है? तो उत्तर होगा डुप्ले। मतलब सेकंड कर्नाटक वार जब स्टार्ट हुआ, तब उस वार के आरंभ होने के साथ एक लड़ाई हुई 1749 में, जिसे अंबर का युद्ध कहते हैं। उस अंबर के युद्ध में
फ्रेंच वर्सेस अनरुद्दीन के बीच में लड़ाई हुई, उसमें अनरुद्दीन मारा गया और अनरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भागकर तृष्णापल्ली में शरण लेता है। जब शरण लेता है तो जाहिर सी बात है पीछे से फ्रेंच किस व्यक्ति को या डुप्ले किस व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बना देगा, तो चंदा साहब को। अब इस कहानी को आप ऐसे देखिए, अब आप देखिए कि भारत के 2 स्टेट थे जिनके उत्तराधिकार को लेकर सेकंड कार्नेटिक वार हुआ। उसमें से एक है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक। तो अब कर्नाटक का नया नवाब कौन बना? नया नवाब कौन बना? तो उत्तर होगा चंदा साहब। क्यों? क्योंकि अनरुद्दीन तो मार दिया गया, इधर हैदराबाद में भी डुप्ले का ही सिक्का चलेगा। और डुप्ले ने किसका सपोर्ट किया था? नासिर जंग का या मुजफ्फर जंग का? तो मैंने आपको लिखा था MCD, डी मतलब डुप्ले। डुप्ले ने कर्नाटक में किया चंदा साहब का और डुप्ले ने हैदराबाद में किया मुजफ्फर जंग का। तो हैदराबाद में नवाब कौन बना? तो उत्तर होगा मुजफ्फर जंग। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनिए आप, कि जैसे ही कर्नाटक का नया नवाब चंदा साहब बना तो डुप्ले को कुछ तो इनाम देगा। तो उसने डुप्ले को इनाम स्वरूप फ्रेंच कंपनी को पुदुचेरी के आसपास 80 गांव दे दिए, 80 गांव दे दिए। और इधर जो मुजफ्फर जंग बना, इस मुजफ्फर जंग ने, कहते हैं कि मुजफ्फर जंग जो बनता है, उस मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर डुप्ले को बना दिया। आप देखिए यहां मुजफ्फर जंग ने क्या किया कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, उसका गवर्नर किसको बना दिया? डुप्ले को बना दिया। यहां तक भी बहुत अच्छी बात है कि किसके सितारे बुलंद है सेकंड वार में? तो उत्तर होगा डुप्ले के। अब क्या हुआ? मुजफ्फर जंग की मौत हो गई। मुजफ्फर जंग की मौत के बाद उसका बेटा बनता है जिसका नाम था, मुजफ्फर जंग की मौत के बाद नवाब बना सलात जंग। नवाब कौन बना? सलात जंग। ये सलात जंग भी किसकी सहायता से बनता है? ये भी डुप्ले की मदद से बनता है। और सलात जंग ने भी क्या किया कि जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र था, यहां पर उसने कुछ क्षेत्र जो है ये बेसिकली फ्रेंच को दे दिए। इसी को कहते हैं हम उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार में 4 जिले आते हैं, उत्तरी सरकार में 4 जिले आते हैं जो सलात जंग ने फ्रेंच को दे दिए। मुस्तफानगर, चिरक्कल, रजामुंद्री और एल्लौर। वापस बोल रहा हूं, मुस्तफानगर, चिरक्कल, रजामुंद्री और एल्लौर दे दिया। कुल मिला के यहां पर अब भी हैदराबाद में भी फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, हैदराबाद में भी फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, और यहां पर भी फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, हैदराबाद में भी फ्रेंच कंपनी के गवर्नर डुप्ले की पसंद का नवाब मुजफ्फर जंग, उसके बाद में सलात जंग, और कर्नाटक में भी उनकी पसंद का ही नवाब बन गया। अब क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड कार्नेटिक वार चल रहा था, उस समय घटना होती है। उस समय चूंकि फ्रेंच जीत गए हैं तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई अब हमारा काम तो हो गया। पीछे से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था जो बाद में वहां का अधिकारी बना, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उस रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? एक चाल चलता है। और रॉबर्ट क्लाइव मुजफ्फर जंग और इधर हो गया सलात जंग। तो इसको हम एक बार यहीं पर रोके। यहां देखिए चंदा साहब है। अब यहां पर अनरुद्दीन का बेटा है तृष्णापल्ली के अंदर और उसका नाम है मोहम्मद अली। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? एक सेना के साथ में अर्काट को घेर लेता है, और
मोहम्मद अली, देखो दोनों जगह जो है अर्काट और तृष्णापल्ली दोनों ही कर्नाटक के पास में थे, और कर्नाटक में किसके पास होंगे? चंदा साहब के पास में होंगे। तो जब इन्होंने मोहम्मद अली को छुड़वाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव एक कार्रवाई करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी की लड़ाई दक्षिण में तृष्णापल्ली के पास में होती है। वहां पर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो फ्रेंच कंपनी को परास्त कर देती है, और इधर से चंदा साहब चलता है तृष्णापल्ली की ओर अर्काट से। तो बीच में क्या होता है कि तंजावुर का शासक उसको धोखे से मार देता है, मतलब कर्नाटक का नवाब चंदा साहब धोखे से मार दिया जाता है। इधर तृष्णापल्ली पर घेर करके अंग्रेज मोहम्मद अली को रिहा कर लेते हैं, जो किसका बेटा है? अनूरुद्दीन का। यहां पर जैसे ही मोहम्मद अली को रिहा करते हैं, वो चंदा साहब की जगह पर मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि रॉबर्ट क्लाइव की एक चाल ने, एक चाल क्या कि उसने तृष्णापल्ली में जो घेरा बनाया मोहम्मद अली को छुड़ाने के लिए और अर्काट को उसके साथ में घेरा, उसमें चंदा साहब बाहर निकला जो कर्नाटक का नवाब था, उसको बीच में धोखे से तंजावुर के शासक ने मार दिया। जब उसको मार दिया तो वहां सीट रिक्त हो गई, और इधर से इसने मोहम्मद अली को रिहा करवा लिया, और मोहम्मद अली जो है वो बेसिकली बन गया कर्नाटक का नवाब। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनते ही किसके सितारे बुलंद हो गए? तो उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव के, मतलब अंग्रेजों के। जब यह घटनाक्रम हुआ तो ध्यान रखना, गलती में हमेशा गलती होती है। गलती क्या हुई कि यहां पर जो कुछ चल रहा था चंदा साहब का यहां से बाहर निकलने का, मोहम्मद अली के रिहा होने का, तो यहां पर अंग्रेज थोड़े से जो है वो बेसिकली सतर्क कम थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि मोहम्मद अली बंगाल का नवाब, मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटक का नवाब बन जाता है। और एक बड़ी घटना यहां पर हुई, और वो क्या थी कि जैसे ये सब कुछ होता है, जैसे ही ये सब कुछ होता है, तो एक बड़ी गलती है कि फ्रेंच सरकार क्या करती है, फ्रेंच सरकार या फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो डुप्ले को वापस बुला लेती है। मेरे ख्याल से फ्रांसीसियों के भारत में इतिहास में जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की वो थी डुप्ले को वापस बुलाना। अब जैसे डुप्ले को वापस बुलाया गया तो नया फ्रेंच गवर्नर बन के आया गोडेयू। नया फ्रेंच गवर्नर जो बन के आया उसका नाम था गोडेयू। ये किसकी जगह पर आया? डुप्ले की जगह पर आया। और गोडेयू को भारत में फ्रेंच कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोडेयू के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों का युद्ध में विराम हो गया और अपने अपने क्षेत्र वापस लौटा दिए गए। मतलब 1754 में एक गलती यहां पर हो गई, डुप्ले को वापस बुलाना, और उसके जगह पर जिस व्यक्ति को भेजा गया था उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, और उस संधि को हम कहते हैं पांडिचेरी की संधि। उस संधि को हम कहते हैं पांडिचेरी की संधि। तो उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। तो दूसरी संधि जो हुई है 1754 की पांडिचेरी की संधि। इस संधि के द्वारा दोनों कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्र जो इनके एक दूसरे के लूटे थे या लिए थे वो वापस लौटा दिए। लेकिन यहां पर जो सेकंड कार्नेटिक वार था उसमें शुरुआत में डुप्ले काफी ताकतवर था, लेकिन उसको बीच में ही वापस बुला लिया गया और उसके जगह पर गोडेयू को भेजा जो इतना डिप्लोमेटिक नहीं था। इसलिए सेकंड कार्नेटिक वार में एक व्यक्ति जिसने पूरा पासा पलटा, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को ही स्थापित कर दिया। अब उसके आगे हम बढ़ें तो फिर होगा आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको हम कहेंगे थर्ड कार्नेटिक वार। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 1700
1756 से 1763, मतलब 7 साल चलता है। 7 साल चला, इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसे 7 ईयर वार भी कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बेसिकली इसका कारण क्या था? तो इसका कारण भारत में नहीं, इसका कारण यूरोप में था। इसका कारण कहां पर था? यूरोप में था। और यूरोप में क्या कि यूरोप में ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्सा की लड़ाई थी। ऑस्ट्रिया और पर्सा में लड़ाई चल रही थी। ऑस्ट्रिया का समर्थन किया फ्रांस ने और पर्सा का समर्थन किया ब्रिटेन ने। और जैसे ही इनके बीच में वार हुआ, उसी के साथ भारत के अंदर भी तीसरा कार्नेटिक वार शुरू हो जाता है। तो इसको आप देखने की कोशिश करना कि जो थर्ड कार्नेटिक वार है उसका कारण जो है वो बेसिकली भारत में नहीं है, वो यूरोप में है। और उसका रीजन जो है ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्सा। उसमें ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था फ्रांस, जबकि पर्सा का साथ दे रहा था ब्रिटेन। और इनकी लड़ाई ने भारत में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच कंपनी के मध्य भी युद्ध शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा था, इसी बीच फ्रेंच कंपनी ने एक और व्यक्ति को भारत में गवर्नर बना के भेजा। उस व्यक्ति का नाम था काउंट डी लाली। मतलब फ्रेंच की तरफ से जो गवर्नर बन के आया, उस फ्रेंच गवर्नर का नाम था काउंट डी लाली। और इसको यह कह के भेजा गया कि आपको भारत के फ्रेंच क्षेत्रों में सभी प्रकार के सैनिक और असैनिक अधिकार आपके पास में है। मतलब उसको अभी तक के जो फ्रेंच गवर्नर आए थे उससे ज्यादा पावर उसको दी गई, सिविल पावर भी और मिलिट्री पावर भी। किसको? काउंट डी लाली को। लेकिन काउंट डी लाली इतना डिप्लोमेटिक नहीं था और वो चीजों को समझ नहीं सका, इसलिए कई जगह पर फ्रेंच कंपनी ने मात खाई। किससे? अंग्रेज कंपनी से। और इस तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध होता है भारत के अंदर, जिसको हम कहते हैं 1760 का वांडीवास का युद्ध। तो यहां पर 1760 का वांडीवास का युद्ध हुआ। आप कहोगे सर वांडीवास का युद्ध 1760 में, युद्ध तो चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट वार जो है 1760 का वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कहां पर हुआ है? तो वांडीवास का युद्ध हुआ है बेसिकली भारत के अंदर। वांडीवास का युद्ध हुआ है भारत के अंदर। किसके बीच में हुआ? तो होगा फ्रेंच कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहां पर कमांडर था आयरकूट। कौन था? आयरकूट था। और आयरकूट ने फ्रेंच कंपनी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इसने इसको बुरी तरह से पराजित किया। और इस प्रकार जो लगातार हार होगी इन वार में, उसमें कुल मिला के फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा काफी भारी हो गया। और जब पलड़ा भारी हुआ और उसके बाद यूरोप के अंदर भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपस में संधि हो गई। उस संधि को इतिहास में कहते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के साथ तीसरा कार्नेटिक वार समाप्त होता है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो उत्तर होगा 1763 की पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन कुल मिला के सेकेंड कार्नेटिक वार के अंत में और थर्ड कार्नेटिक वार में कौन भारी रहे? तो उत्तर होगा अंग्रेज। जब अंग्रेज भारी रहे और आपसे पूछे कि तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद कार्नेटिक वार का फाइनली भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, तो ध्यान रखना तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में यूरोपियन कंपनियों में केवल एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की एक पॉलिटिकल पावर बनने के लिए अग्रसर हुई। फ्रेंच कंपनी को केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया।
फ्रेंच कंपनी को यह शर्त डाल दी गई कि आप किसी प्रकार की आर्मी का निर्माण भारत में नहीं करोगे। मतलब कुल मिला के थर्ड कार्नेटिक वार के अंदर अंग्रेजों ने जो लीड भारत में ली, उसके कारण फ्रेंच कंपनी को भारत में कुछ स्थानों तक ही केवल व्यापार तक सीमित कर दिया गया। और एक चीज का और ध्यान रखना, यहां पर डेट आएगी 1763, और इस समय तक तो अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए थे, कारण कि 1757 में उन्होंने एक युद्ध जीत लिया है और भारतीय शक्ति को पराजित किया है, और उस वार का नाम है 1757 का प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध के तुरंत बाद एक युद्ध और जीतते हैं, 1764 का बक्सर का युद्ध। मतलब कि 1757 के प्लासी के युद्ध से जहां अंग्रेजों का न केवल कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि बंगाल से उन्हें बेशुमार पैसा मिल गया, जिसकी मदद से उन्होंने भारत में फ्रेंच कंपनी को कुछ जगहों तक केवल व्यापार करने के लिए सीमित कर दिया। इस प्रकार कार्नेटिक युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारत में आने वाली कंपनियों में अब केवल अंग्रेज ही एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे, बाकी कंपनियों को केवल भारत में व्यापार तक अंग्रेजों ने सीमित कर दिया। कुल मिलाकर मैं यह भी कह सकता हूं कि 1746 से शुरू हुए और 1763 में खत्म हुए कार्नेटिक युद्धों ने भारत आई यूरोपियन कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया। इसने भारत में फ्रेंच कंपनी को केवल व्यापार तक सीमित कर दिया और उसका हेडक्वार्टर पुदुचेरी, कराईकल, माहे, केवल यहीं तक वो सीमित रह गए। एक बिंदु आपका हो सकता है वो आपसे और आए, और वो ये हो सकता है कि आप ये पूछो कि सर कर्नाटक युद्ध जो हुए उसमें फ्रेंच कंपनी की कुल मिलाकर हार हुई। हालांकि पहली बार पहले कर्नाटक युद्ध में उनकी जीत हुई है, लगभग जीत की ओर है, और सेकंड कार्नेटिक वार के आरंभ में भी वो जीत की ओर है। तो फिर हारे क्यों वो? अंग्रेज किस प्रकार से उन पर हावी हो गए, ये सोचने वाला बिंदु है। तो उसका पहला कारण, फ्रेंच कंपनी की हार के कारण क्या होंगे, तो आप कारण में नंबर 1 हमेशा लिखना कि पहला कारण था फ्रेंच कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। फ्रेंच कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्राइवेट कंपनी होना। अतः दोनों के डिसीजन मेकिंग में रात दिन का अंतर था। साथ ही साथ पहला कारण तो यह होगा। दूसरा, फ्रेंच सरकार द्वारा डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाना, यह सेकंड कारण था। तीसरा जो कारण होगा वो था फ्रांस का यूरोपियन युद्धों में उलझना। फ्रांस का यूरोपियन युद्धों में उलझना। चौथा कारण होगा EIC के पास प्लासी के वार के द्वारा बंगाल पर नियंत्रण हो जाना। जैसे महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण भारत में फ्रेंच कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी तक सीमित रह गई, जबकि भारत आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर लगभग 50 वर्षों में पूरे भारत पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कर्नाटक युद्ध के माध्यम से पूरा टॉपिक समझाने का, एक कहानी की तरह समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि कब युद्ध शुरू हुआ, किस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। बहुत सारी चीज़ें आप इसके अपनी तरफ से बेहतर नोट्स बनाकर इसको और याद करने का प्रयास करना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।